हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। गाजा में अब एक बड़ा डिप्लोमेटिक शोडाउन शुरू हो गया है। अमेरिका जिस 15 पॉइंट पीस फ्रेमवर्क को एक बड़ी कूटनीतिक पहल के तौर पर आगे बढ़ा रहा है, उसे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन कहानी सिर्फ एक पीस प्रपोजल के रिजेक्शन की नहीं है। असली सवाल ये है कि इजराइल और वाशिंगटन के बीच आखिर डिसएग्रीमेंट किस बात पर है और क्यों एक ऐसा प्रस्ताव जिसे युद्ध खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा था, वही प्रस्ताव अब अमेरिका और इजराइल के बीच नई खाई पैदा करता दिखाई दे रहा है। नेतन्याहू ने अपनी वीकली कैबिनेट मीटिंग में साफ कहा कि इजराइल इस 15 पॉइंट डॉक्यूमेंट को स्वीकार नहीं करता। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि जब तक हमास का कंप्लीट और जेन्युइन डिसआर्ममेंट नहीं हो जाता तब तक इजराइल सेना गाजा से पीछे नहीं हटेगी। यानी नेतन्याहू की रेल लाइन बिल्कुल साफ है। पहले हमास के हथियार खत्म होंगे, उसके बाद इजराइल फोर्सेस का विड्रॉल होगा। लेकिन यहीं से अमेरिका की योजना और इजराइल की सोच आमने सामने आ जाती है। ट्रम्प प्रशासन के प्रोपोज्ड फ्रेमवर्क का आइडिया थोड़ा अलग है। इस योजना में कहा गया है कि हमास चरणबद्ध तरीके से अपने हथियार, रॉकेट, सुरंगें और सैन्य ढांचा छोड़ना शुरू करे और उसी दौरान इजराइल सेना भी धीरे धीरे गाजा से पीछे हटे। यानी दोनों प्रक्रियाएं पैरेलल चले, एक तरफ डिसआर्ममेंट, दूसरी तरफ मिलिट्री विड्रॉल और इसी के साथ एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जमीन पर सुरक्षा व्यवस्था संभालने में मदद करे। लेकिन नेतन्याहू इस मॉडल पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अगर इजराइल सेना पहले पीछे हट गई और हमास ने अपने सारे हथियार नहीं छोड़े तो इजराइल एक बड़ा सिक्योरिटी रिस्क ले लेगा। इसलिए नेतन्याहू की मांग है कि हमास का 100% वेरीफाइड डिसआर्ममेंट पहले पूरा हो। सिर्फ बड़े हथियार नहीं बल्कि छोटे हथियार भी, सिर्फ रॉकेट नहीं बल्कि सुरंगों का नेटवर्क भी। यानी इजराइल किसी सिंबॉलिक डिसआर्ममेंट को स्वीकार नहीं करना चाहता, उसे जमीन पर एक्चुअल प्रूफ चाहिए और यहीं से पूरा पीस फ्रेमवर्क फंस जाता है। इसे बहुत आसान भाषा में समझिए। इजराइल कहता है पहले हमास डिसआर्म होगा, पीछे जाएगी। हमास कहता है पहले इजराइल स्ट्राइक्स बंद हो, सेना पीछे हटे और जो विड्रॉल कमिटमेंट्स है उन्हें पूरा किया जाए, उसके बाद हथियार छोड़ने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यानी दोनों पक्ष एक दूसरे से कह रहे हैं पहला कदम आप उठाइए। यही इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमास ने कहा है कि वो काहिरा में ट्रम्प प्रशासन से जुड़े पीस मैकेनिज्म के साथ हुए एग्रीमेंट के लिए कमिटेड है, लेकिन उसका इंसिस्टेंस है कि इजराइल पहले मिलिट्री ऑपरेशंस रोके और अपनी विड्रॉल ऑब्लिगेशन पूरी करे। दूसरी तरफ इजराइल का कहना है कि अगर वो पीछे हट गया तो और हमास ने वेपन सरेंडर नहीं किए तो कुछ समय बाद वही थ्रेट फिर वापस आ सकता है। यानी यहाँ भरोसे का संकट बहुत गहरा है। इजराइल के लिए सवाल है, अगर हमास के पास हथियार बचे तो क्या होगा? अगर टनल्स का नेटवर्क पूरी तरह खत्म नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर रॉकेट इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ हिस्सा छिपा रह गया तो क्या होगा? अरे अगर इजराइल फोर्सेस पीछे हटने के बाद हमास से दोबारा अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी बिल्ड करने लगा तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? यही रीजन है कि नेतन्याहू पैरेलल डिसआर्ममेंट को लेकर बेहद सस्पिशियस है। उनके लिए सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि हमास हथियार छोड़ रहा है, उन्हें वेरिफिकेशन मैकेनिज्म चाहिए। यानी कौन जांच करेगा कि हमास ने वास्तव में अपने हथियार छोड़े हैं या नहीं? कौन ये तय करेगा कि डिसआर्ममेंट कंप्लीट है? और अगर इजराइल और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट अलग अलग हुई तो फाइनल डिसीजन किसका होगा? यही छोटे दिखने वाले सवाल आगे चलकर पूरे एग्रीमेंट की सक्सेस या फेलियर तय कर सकते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ हथियारों की नहीं है। अगला बड़ा सवाल है, युद्ध के बाद गाजा को चलाएगा कौन? 15 पॉइंट फ्रेमवर्क में गाजा में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक नेशनल कमेटी की बात की गई है। इसका मकसद होगा कि युद्ध के बाद गाजा की रोजमर्रा की व्यवस्था किसी नागरिक प्रशासन के जरिए चलाई जाए। यानी हमास की मिलिट्री रोल कम हो और धीरे धीरे एक नई गवर्नेंस स्ट्रक्चर तैयार हो।
लेकिन यहाँ भी इसराइल के अंदर बड़ी आपत्तियां हैं। खासतौर पर कतर और तुर्की की भूमिका को लेकर इसराइल पक्ष में काफी चिंता है। इसराइल नहीं चाहता कि इन देशों को गाजा की गवर्नेंस या सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में बहुत बड़ी भूमिका मिले। वाशिंगटन एक ट्रांजिशन मॉडल की बात कर रहा है, यानी धीरे धीरे मिलिट्री कंट्रोल से सिविलियन गवर्नेंस की तरफ जाना। लेकिन इसराइल के हार्डलाइन पॉलिटिकल कैंप का कहना है कि गाजा से मिलिट्री कंट्रोल हटाना अभी बहुत बड़ा रिस्क होगा। अब यहाँ नेतन्याहू की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेतन्याहू सिर्फ ही वाशिंगटन से नेगोटिएट नहीं कर रहे, उन्हें अपनी कोलिशन सरकार भी बचानी है, उन्हें इजराइल पब्लिक को भी जवाब देना है और अपने राइट विंग सपोर्टर्स को भी संतुष्ट रखना है। अगर नेतन्याहू ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का प्रपोजल स्वीकार करते हैं और इजराइल फोर्सेस को फेस्ड विड्रॉल के लिए तैयार करते हैं, तो उनके फार राइट अलाइज उन पर सॉफ्ट होने का आरोप लगा सकते हैं। सरकार के अंदर क्राइसिस पैदा हो सकता है। दूसरी तरफ अगर वो लगातार अमेरिका के प्रपोजल को रिजेक्ट करते हैं तो वाशिंगटन के साथ डिप्लोमेटिक टेंशन बढ़ सकती है। और यही नेतन्याहू का सबसे मुश्किल पॉलिटिकल बैलेंसिंग एक्ट शुरू होता है। एक तरफ अमेरिका है जो सीजफायर को आगे बढ़ाना चाहता है, दूसरी तरफ इजराइल की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है जो हमास की मिलिट्री कैपेबिलिटी को पूरी तरह खत्म करना चाहती है, तीसरी तरफ नेतन्याहू की कोलिशन है जो किसी भी बड़े टेरिटोरियल या मिलिट्री कंसेशन के खिलाफ है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे एक्सप्लोसिव इश्यू अभी बाकी है, पैलेस्टीनियन स्टेट हो। नेतन्याहू ने साफ कहा है कि जब तक वो प्राइम मिनिस्टर है तब तक गाजा या वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन स्टेट नहीं बनेगा। अभी इस बयान को ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के फ्रेमवर्क के सामने रखिए, क्योंकि प्रोपोज्ड प्लान सिर्फ टेम्पोररी सीजफायर की बात नहीं करता, इसमें गाजा के फ्यूचर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और पैलेस्टीनियंस के सेल्फ डिटर्मिनेशन की दिशा में रास्ता बनाने की संभावना भी दिखाई देती है। यानी यहाँ डिसएग्रीमेंट सिर्फ इस बात पर नहीं है कि इजराइल आर्मी कब पीछे हटेगी, ये डिसएग्रीमेंट इससे कहीं बड़ा है। ये सवाल है कि गाजा का फ्यूचर पॉलिटिकल मैप क्या होगा। क्या गाजा में पैलेस्टीनियन लेड एडमिनिस्ट्रेशन होगी? क्या इंटरनेशनल फोर्स सिक्योरिटी संभालेगी? क्या हमास पूरी तरह पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर हो जाएगा? क्या इजराइल लंबे समय तक सिक्योरिटी कंट्रोल रखेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या फ्यूचर में पैलेस्टीनियन स्टेट की कोई संभावना होगी? नेतन्याहू का जवाब फिलहाल बहुत क्लियर है, नहीं। लेकिन वाशिंगटन और कई अरब कंट्रीज की सोच इससे अलग है। यही कारण है कि 15 पॉइंट प्लान अब सिर्फ गाजा सीजफायर का मामला नहीं रहा, ये इजराइल, अमेरिका और अरब कंट्रीज के बीच एक बड़े जियोपॉलिटिकल नेगोशिएशन में बदल चुका है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इसे ब्रेक थ्रू के रूप में देख रही है, जबकि नेतन्याहू कह रहे हैं कि इजराइल इस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करता। मतलब वाशिंगटन की डिप्लोमेटिक मैसेजिंग और तेल अवीव की ग्राउंड पॉलिसी के बीच एक साफ गैप दिखाई दे रहा है। और नेतन्याहू ने जब ये कहा कि इजराइल जरूरत पड़ने पर अपने बेस्ट फ्रेंड्स के सामने भी अपने हितों के लिए खड़ा हो सकता है, तो ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये वाशिंगटन के लिए एक पॉलिटिकल मैसेज था। मैसेज ये है कि अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक पार्टनर हो सकता है, लेकिन गाजा के मामले में अंतिम फैसला इजराइल अपनी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स के आधार पर करेगा। और यहीं से इस पूरी कहानी का अगला चैप्टर शुरू होता है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ हमास और इजराइल का नहीं है। अब सवाल है, क्या ट्रम्प नेतन्याहू को इस पीस फ्रेमवर्क पर वापस ला पाएंगे? और क्या नेतन्याहू अपनी सिक्योरिटी रिलायंस को बनाए रखते हुए अमेरिका और अरब कंट्रीज की डिप्लोमेटिक एक्सपेक्टेशन को अकोमोडेट कर पाएंगे? यही आने वाले दिनों की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल टेस्ट होने वाली है। अब इस पूरे गाजा स्टैंड ऑफ का दूसरा बड़ा पहलू समझिए, और वो है अमेरिका और इजराइल के रिश्ते में बढ़ता हुआ डिप्लोमेटिक प्रेशर। क्योंकि लंबे समय से वाशिंगटन और तेल अवीव को मिडिल ईस्ट की सबसे मजबूत स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में गिना जाता है, लेकिन गाजा के इस 15 पॉइंट पीस फ्रेमवर्क ने दोनों देशों की प्रायोरिटीज के बीच एक बड़ा डिफरेंस सामने ला दिया है। अमेरिका चाहता है कि युद्ध को एक पॉलिटिकल एंड दिया जाए, जबकि नेतन्याहू की प्रायोरिटी अभी भी हमास की मिलिट्री कैपेबिलिटी को पूरी तरह खत्म करना है। यही बेसिस डिसएग्रीमेंट अब
पूरी पीस प्रोसेस को स्लो करना है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस 15 पॉइंट फ्रेमवर्क को एक मेजर डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू के तौर पर पेश किया गया है, लेकिन ग्राउंड पर नेतन्याहू का मैसेज बिल्कुल अलग है। वो कह रहे हैं कि इजराइल इस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता और इजराइल फोर्सेस तब तक गाजा से पीछे नहीं हटेंगी जब तक हमास का कंप्लीट डिसआर्ममेंट नहीं हो जाता। यानी वाशिंगटन कह रहा है कि दोनों प्रोसेस साथ चले, जबकि तेल अवीव कह रहा है कि पहले सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव पूरा होगा और उसके बाद विड्रॉल पर बात होगी। दिस इज वेयर द रियल क्लास बिगिंस। अब इस क्लास का असर सिर्फ अमेरिका और इजराइल तक सीमित नहीं है। 8 देशों यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, जोर्डान, इजिप्ट, तुर्की, पाकिस्तान और इंडोनेशिया ने नेतन्याहू के रुख और गाजा में जारी मिलिट्री स्ट्राइक्स पर चिंता जताई है। इन देशों का कहना है कि अगर पीस रोड मैप रुकता है तो इसका असर पूरे रीजन की सिक्योरिटी पर पड़ सकता है, क्योंकि गाजा अब सिर्फ गाजा नहीं है, ये पूरा मामला मिडिल ईस्ट के रीजनल पावर बैलेंस से जुड़ चुका है। इजिप्ट के लिए गाजा एक सीधा बड़ा सिक्योरिटी इशू है। कतर लंबे समय से मीडिएशन में अहम भूमिका निभाता रहा है। सऊदी अरेबिया और यूएई पूरे रीजन में स्टेबिलिटी और रिकंस्ट्रक्शन को लेकर चिंतित है। जोर्डान के लिए पैलेस्टीनियन इशू उसकी अपनी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। तुर्की भी गाजा के पॉलिटिकल फ्यूचर को लेकर काफ़ी एक्टिव पोजीशन रखता है। इसलिए इन देशों की मांग है कि इजराइल मिलिट्री विड्रॉल की एक क्लियर टाइमलाइन हो। सिर्फ ये कहना कि सेना धीरे धीरे पीछे हटेगी काफ़ी नहीं है। उन्हें ये भरोसा चाहिए कि इजराइल फोर्सेस की प्रेजेंस आइडेंटिफाई नहीं होगी।